हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है जर्नल प्रैक्टिसेशन। जर्नल का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। हम लोगों ने मॉडर्न रूल से जर्नल बनाना शुरू किया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैपिटल के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें डिस्कशन करते समय हमने या फर्नीचर था, पहले उसको फर्नीचर किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम लोग एसेट के बारे में बात करेंगे। एसेट्स दो तरह के होते हैं, करंट एक, नॉन करंट। उसमें हम नॉन करंट एसेट के बारे में बात करेंगे। नॉन करंट एसेट, उसमें भी हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के बाद में, नॉन करंट में और एसेट आते हैं तो उसमें भी हम लोग फिक्स्ड एसेट्स की बात करेंगे। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का उदाहरण लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में अगर शुरू किया जाता है, मान लीजिए, तो उसमें मुख्यतः जिन फिक्स एसेट की ज़रूरत होती है उनका नाम है, हम लोग देखेंगे, उनका नाम है उनका नाम क्या क्या हो सकता है। जैसे लैंड हो सकता है, दैट बिल्डिंग हो सकता है, दैट मशीनरी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज़ फर्नीचर एंड फिक्सचर हो सकता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो सकता है, दैट ऑफिस इक्विपमेंट हो सकता है, दैट व्हीकल्स हो सकता है। व्हीकल्स हो सकता है। ठीक है, ये बहुत चीज़ें हो सकती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब कोई नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जाता है तो हम जानते हैं कि जो भी फिक्स एसेट होते हैं वो प्रोक्योर किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं। जब इनका परचेज होता है तो हम लोग जब एसेट का परचेज होता है, एसेट का परचेज होता है, नया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो परचेज होता है। तो परचेज भी कई तरह से किया जाता है। हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन हमारे सामने होता है उसके बारे में हम लोगों को बात करनी होती है कि ट्रांजैक्शन हो चुका है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि क्या हुआ होगा, तो एसेट का परचेज हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन हमको ट्रांजैक्शन में दिया होगा। तो क्या किस तरह से परचेज हो सकते हैं? ऐसे जब परचेज होंगे तो सबसे पहले तो या तो हम लोग उसका पेमेंट वो पेड होंगे, उनका पेमेंट पेड होंगे तो या तो कैश में पेमेंट होगा या फिर चेक के द्वारा पेमेंट होगा। ठीक है, दूसरी स्थिति होगी
परचेजेज जो हुए हैं एसेट का वो क्रेडिट पर होगा। वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, है ना। अब क्रेडिट में क्या होगा? जिस व्यक्ति से लिया हुआ है उसका नाम लिखा रहेगा, उसका नाम लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसका नाम लिखा रहेगा, उसका नाम लिखा नहीं रह सकता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम एक जनरल शब्द का यूज़ करेंगे। जर्नल जब बनाएंगे तो तीसरी ये होती है कि पार्टली पेड एंड पार्टली ऑन क्रेडिट। पार्टली पेड होता है या पार्टली ऑन क्रेडिट होता है, ठीक है। अब पार्टली पेड होगा तो इसमें भी वही स्थिति होगी। पार्टली जब पेड होगा तो इसमें भी यही स्थिति होगी, या तो कैश होगा या चेक होगा। और पार्टली ऑन क्रेडिट होगा तो क्या होगा? इसमें भी दो स्थिति होगी, क्या? या तो नाम लिखा रहेगा जिसे क्रेडिट लिया गया है, या नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये स्थितियां बनती हैं। अब जो भी फिक्स एसेट हम खरीदते हैं, अगर उनसे कोई भी रिलेटेड खर्च हम करते हैं तो उनको क्या करते हैं? उनको हम लोग जो परचेज प्राइस है एसेट का उसमें जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऑल रिलेटेड expenses while purchasing a fixed asset are added to the cost of the asset। वो उसमें जुड़ करके उनका कॉस्ट बनता है। इसके कारण ये है कि हम जो फिक्स एसेट से संबंधित छोटे मोटे खर्चे हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस के साथ क्लब नहीं किए करना चाहते हैं। अकाउंटिंग का ये प्रिंसिपल है कि उनको अलग, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उनको अलग रखना चाहिए, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको अलग रखना चाहिए। तो उसके अनुसार हम लोग क्लब नहीं करते। चूँकि जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसके अकाउंट्स तो ऑपरेट होते हैं, लेकिन वो उनमें रेवेन्यू से संबंधित गुड्स के सेल और परचेज से संबंधित जो खर्च होते हैं उसमें उनमें लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जोड़ देते हैं। अब एसेट जैसे हम परचेज कर रहे हैं उसी तरह एसेट को हम सेल भी कर सकते हैं। अब सेल करेंगे तो क्या कंडीशन हमारे पास होगा? सेल अगर हम करेंगे तो हमारे पास वही सारे कंडीशन होंगे। सेल करेंगे तो पेमेंट हमको मिलेगा, या तो पेमेंट रिसीव्ड होगा, पेमेंट रिसीव्ड होगा तो या तो कैश में मिलेगा या चेक के द्वारा मिलेगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? क्रेडिट होगा, मतलब पेमेंट नॉट रिसीव्ड होगा, ऑन क्रेडिट होगा। तो ऐसी स्थिति में
हमको जो जिसको हम बेच रहे हैं उसका नाम लिखा रह सकता है, नहीं भी लिखा रह सकता है। तीसरी स्थिति होगा कि हम ओल्ड दैट एसेट का न्यू एसेट से एक्सचेंज भी कर सकते हैं, न्यू एसेट से एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसेट फ्रॉम न्यू एसेट, ठीक है, ये कर सकते हैं। पार्टली जो बचा रहेगा उसका पेमेंट हम लोग दे सकते हैं, कैश में दे सकते हैं या क्रेडिट रह सकता है, तो उनमें भी वही स्थितियाँ होंगी। चौथी स्थिति हमारी ये हो सकती है कि पार्टली ऑन कैश, पार्टली ऑन partly paid and partly on credit। पार्टली पेड हो सकता है, पार्टली क्रेडिट हो गया। पार्टली पेड होगा तो यही स्थिति होगी, ऑन क्रेडिट होगा तो ये स्थिति होगी, ये स्थिति होगी। मतलब कैश होगा या चेक होगा अगर पार्टली पेड होगा तो, पार्टली ऑन क्रेडिट होगा तो कैश होगा या चेक होगा। इसमें भी दैट नाम लिखा रहेगा, नाम नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। एक्सचेंज एंड ओल्ड ऑफ ओल्ड हो सकता है कि ये क्रेडिट पर हो सकता है या कैश पर हो सकता है, कैश और क्रेडिट ये दोनों हो सकता है। दैट पेड और ऑन क्रेडिट दोनों हो सकता है। फॉरेस्ट वैल्यू, ठीक है, जब पेड होगा तो फिर ये स्थिति बनेगी, अनक्रेडिट होगा तो फिर ये स्थिति बनेगी। नाम लिखा रह सकता है, नहीं लिखा रह सकता है, ठीक है। पेड होगा तो कैश हो सकता है, दैट चेक हो सकता है। क्रेडिट होगा तो नाम लिखा रह सकता है, नाम नहीं लिखा रह सकता है। नहीं लिखा होता है तो एक जनरल शब्द हम लोग यहाँ डेटर यूज़ करते हैं, ऊपर वाले केस में क्रेडिटर यूज़ करते हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग जब जर्नल करेंगे तो एग्जाम्पल हम पहले कॉलम में लिखेंगे। हम यहाँ 3 कॉलम बना लेते हैं, बीच में हम जनरलाइज करेंगे और लास्ट में यहाँ हम जर्नल्स लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारा दैट प्रॉब्लम है या जो हमारे जर्नल से बनाने हैं वो है, और ये रीजन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट होगा, रीजन्स फॉर डेबिट और क्रेडिट। और ये क्या होगा हमारा जट ट्रांजैक्शन होगा। अब पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं। लैंड परचेस्ड फॉर रुपीज़, लैंड परचेस्ड फॉर रुपीज़ 4 lakh and stamp duty and brokerage paid रुपीज़ 1 lakh। ज़मीन खरीदा गया 4 लाख का और स्टाम्प ड्यूटी और ब्रोकरेज पेमेंट किया गया 1 लाख।
मैंने बताया कि जब भी फिक्स एसेट प्रोक्योर करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने खर्च होते हैं उसको फिक्स एसेट के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। यहाँ स्टाम्प ड्यूटी और ब्रोकरेज मिलकर के 1 लाख का है, 4 लाख लैंड का है, तो मतलब लैंड का वैल्यू कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है, और यहाँ कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम कैश सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, यहाँ पहला जो अकाउंट है वो क्या है, लैंड अकाउंट डेबिट। लैंड अकाउंट का नेचर क्या है, एसेट का। एसेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, दूसरा अकाउंट क्या है, हम लोग यहाँ कोई ये नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, कैश। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या मानते हैं, कैश। कैश का भी नेचर क्या है, एक एसेट है। एसेट में क्या हो रहा है, डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट। जनरल अब साफ है, आपको कहीं कोई अपना लॉजिक, अगर आप इस तरह लॉजिकल ढंग से आप सोचेंगे। अब मुख्य बात है यहाँ लैंड आपको स्पष्ट दिखाई, परचेज मतलब लैंड का जो ये है आपके पास बढ़ रहा है, लैंड बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और 4 लाख का है, स्टाम्प ड्यूटी 1 लाख पेमेंट कर रहे हैं। तो परचेज कर रहे हैं तो मुफ्त में तो कोई नहीं देगा, आपसे पैसा ले रहा है। पैसा ले रहा है तो कितना ले रहा है, 4 लाख ले रहा है और 1 लाख ले रहा है। क्या ले रहा है, कैश ले रहा है। पेड का मतलब पेड का मतलब कैश में पेमेंट हो रहा है, चेक तो नहीं लिखा हुआ है, तो कैश में पेमेंट हो रहा है, तो कैश अकाउंट है। अब हम जर्नल क्या बनाएंगे, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट कितना, 5 लाख टू कैश अकाउंट 5 लाख। ठीक है, एक जर्नल हमारा हो गया। अब दूसरा हम लोग लेते हैं परचेज सीमेंट फॉर ₹1 lakh, bricks for ₹1 lakh, that stones and steels for ₹1 lakh, timber 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 for ₹1 lakh, and paid wages ₹1 lakh for construction of a building। ठीक है, एक बिल्डिंग हम लोगों ने बनवाया, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फैक्ट्री के लिए हम लोगों ने एक बिल्डिंग बनवाया। उस बिल्डिंग में क्या क्या हम लोगों ने खरीदा, हमने सीमेंट 1 लाख का खरीदा, ब्रिक्स 1 लाख का खरीदा, स्टोन्स एंड स्टील्स 1 लाख का खरीदा, टिम्बर 1 लाख का खरीदा, वेजेज पेड किया 1 लाख। टोटल हम लोगों ने 5 लाख खर्च किया। किस अकाउंट में खर्च किया, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कहीं किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये कैश है। हम लोगों ने बताया है, हमने कहा है बार बार कि कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो वैसे ट्रांजैक्शन को, परचेज अगर है तो उसको, और यहाँ पेड वेजेज के लिए लिखा हुआ है तो बाकी चीज़ें भी हम मान सकते हैं कि पेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अकाउंट क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो बिल्डिंग अकाउंट हुआ, क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का अकाउंट हुआ, और जितने ये प्राइसेज हैं उनका तो पेमेंट हो रहा है,
तो ये एंड वेजेज अगर यहाँ लिख दें ₹1,00,000, पेड यहाँ लिख दें तो और क्लियर हो जाएगा। एंड वेजेज पेड ₹1,00,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ परचेज सीमेंट हाँ ठीक है, ये ज़्यादा क्लियर हो गया। अब जर्नल की बिल्डिंग अकाउंट हुआ। बिल्डिंग अकाउंट हमारा क्या हुआ, एक एसेट हुआ। एसेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट। दूसरा अकाउंट हमारा क्या हुआ, कैश अकाउंट। पेड हो रहा है परचेज सीमेंट फॉर 1,00,000, ब्रिक्स फॉर ₹1,00,000, स्टोन्स एंड स्टील्स फॉर ₹1,00,000, टिम्बर फॉर ₹1,00,000 एंड वेजेज ₹1,00,000 पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। क्लियर हो गया। तो कैश पेमेंट हो रहा है। तो कैश एक एसेट है और कैश में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैश में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्या होगा यहाँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना 5,00,000 टू कैश अकाउंट 5,00,000। ठीक है, ये दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। अब लोग तीसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन है मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राज। ठीक है, फॉर ₹3,00,000 एंड freight and installation charges paid in cash ₹1,00,000। राज से मशीनरी खरीदा गया 3,00,000 का और उसको लाने के लिए और उसको फैक्ट्री में ला कर के फिक्स करने के लिए खर्च जो किया गया वो 1,00,000 था। उसके लाने के लिए फ्रेट जो भाड़ा दिया गया वो और इंस्टॉलेशन चार्ज मिल करके 1,00,000 था, जिसका पेमेंट कैश में किया गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, मशीनरी तो आ रहा है और राज एक व्यक्ति है जिसे को हम लोग उधार उससे ले रहे हैं, उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको लाने में जो खर्च लग रहा है, फ्रेट लग रहा है और जो उसको लगाने में खर्चा इंस्टॉलेशन चार्ज लग रहा है, उसका पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं। तो यहाँ 3 अकाउंट अफेक्टेड पर इफ़ेक्ट होता है, अफेक्टेड होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, ये क्या है, मशीनरी अकाउंट ये क्या है हमारे लिए, एक एसेट है। एसेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा क्या हो रहा है, एक राज व्यक्ति है जिससे हम उधार चीज़ें ले रहे हैं, तो राज अकाउंट एक खोलेंगे। मैंने बताया था कि नाम लिखा भी रह सकता है, नहीं भी लिखा रह सकता है, यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो राज अकाउंट डेबिट करेंगे। और ये हमारा क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ। हमारा ग्रुप में क्या है, दैट एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज एंड कैपिटल, ये 5 चीज़ें हैं। तो एल लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी में हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लायबिलिटी में इंक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया। अब कैश पे हमने पेमेंट किया, कैश भी हमने पेमेंट किया है, तो ये भी हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या है, एक एसेट है। एसेट में क्या हो रहा है,
यहाँ डिक्रीज हो रहा है। एसेट में डिक्रीज को क्या करते हैं? इंक्रीज को डेबिट करते हैं, डिक्रीज को क्रेडिट करते हैं। डिक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल क्या होगा? मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट होगा, राज अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना? 3 + 1 4 लाख। हमने बताया था कि टोटल कॉस्ट हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 2 राज अकाउंट कितना? 3 लाख। 2 कैश अकाउंट 1 लाख। ये हमारा जर्नल हुआ। नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। नरेशन आप लोग समझते हैं, लिख लेते हैं अपने से। सिंपल नरेशन है। मशीन परचेज ऑन क्रेडिट एंड इंस्टॉलेशन एंड फ्रेट चार्जेज पेड इन कैश। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, 4th ट्रांजेक्शन। फर्नीचर एंड फिक्सचर परचेज्ड फ्रॉम नजमा। फर्नीचर एंड फिक्सचर purchased from Najma for rupees 1 lakh. For rupees 1 lakh. यहाँ टोटली क्रेडिट पर खरीदा जा रहा है, नजमा से खरीदा जा रहा है। यहाँ कैश वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कैश नहीं लिखा हो, नाम लिखा हो तो हम क्रेडिट इसको मानते हैं। अगर यहाँ कैश शब्द लिखा रहता तो हम इसको कैश मानते हैं। तो इसमें कौन कौन अकाउंट होगा? इसमें तो एक अकाउंट फर्नीचर एंड फिक्सचर होगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ये क्या है? नेचर है, अकाउंट हुआ। नेचर इसका एसेट का हुआ। एसेट में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दूसरा अकाउंट क्या हुआ? नजमा अकाउंट, नाम लिखा हुआ है। ये क्या है? एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी में भी इंक्रीज कर रहा है। लायबिलिटी में इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे। तो क्या हो गया? फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख। 2 नजमा अकाउंट, व्यक्ति का नाम यहाँ लिखा हुआ है। नजमा अकाउंट 1 लाख, ठीक है। अगर सपोज यहाँ नजमा अकाउंट नहीं लिखा होता तो क्या करते? सपोज इसको हम काट देते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग काट देते हैं और क्या लिखते हैं? यहाँ एक जनरल वर्ड होता है क्रेडिटर्स, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्सचर परचेज्ड फॉर रुपीज़ 1 लाख ऑन क्रेडिट, हमने शब्द एक लिख दिया। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? क्रेडिटर। ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब ये क्या है? क्रेडिटर भी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इंक्रीज कर रहा है तो ये क्रेडिट होगा। तो दोनों में कोई अंतर, जो जर्नलाइजेशन का रूल है उसमें कोई अंतर नहीं होगा, चाहे नाम लिखा हो या नहीं लिखा हो। दोनों चीज़ें आप लोगों ने समझ ली। अब हम लोग एक नेक्स्ट एंट्री लेते हैं।
ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड by issuing a check of rupees 1 lakh from Rekha. Office equipment purchased from Rekha by issuing a check for rupees 1 lakh. ठीक है, अब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हमारे दो अकाउंट होंगे, एक तो ऑफिस इक्विपमेंट हुआ और दूसरा चेक अकाउंट। बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, रेखा का भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन रेखा यहाँ रिलीवेंट नहीं है। जब नाम ही लिखा हो और बैंक या कैश लिखा हो या चेक या कैश लिखा हो तो इसका मतलब कि पेमेंट किया जा रहा है। पेमेंट किया जा रहा है तो फिर रेखा का अकाउंट रखना हमारे लिए लाजमी नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन तो यहाँ एंड कर गया। अगर हमको इक्विपमेंट में से कुछ लौटाना होगा तो फिर उनका अकाउंट हम खोलेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, फिर पैसा उनसे लेना होगा तो उसकी एंट्री करेंगे, पैसा आएगा तो वो कोई नया प्रॉब्लम उठेगा। लेकिन यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास, क्योंकि हम जो भी एंट्री करते हैं वो जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है उसी को बेस करके करते हैं, हम आगे पीछे की बात नहीं सोचते हैं। ठीक है, और हमको मुख्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है अकाउंट को पहचानना, अकाउंट के नेचर को पहचानना। फिर डेबिट क्रेडिट के रूल तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ ऑफिस हुआ और चेक हुआ, तो ऑफिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट क्लियर है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। एसेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट क्या है, बैंक। चेक मतलब हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, चेक वो व्यक्ति ले जाएगा बैंक में हमसे और हमारे अकाउंट से पैसा उतना निकल जाएगा। तो ये भी बैंक अकाउंट हमारे लिए मॉडर्न रूल के अनुसार एक एसेट है। एसेट में हमारा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज को हम एसेट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख। ठीक है, अब हम लोगों ने परचेजेज के ट्रांजैक्शन का तो लगभग कर लिया। अब कुछ सेल्स के ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम लोग लेते हैं सेल्स का, सेल्स ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं, सोल्ड ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 4 लाख, सोल्ड ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 4 लाख, बुक वैल्यू रुपीज़ 3 लाख फॉर रुपीज़। ठीक है, एक पुराने मशीन को हम लोगों ने बेचा जिसका कॉस्ट था 4 लाख, बुक वैल्यू मतलब डिप्रिशिएटेड वैल्यू हमारे बुक में अभी जो दिखाया जा रहा है वो 3 लाख है, लेकिन बेचा हमने 2 लाख। 3 लाख के मशीन को जो बुक्स में हमारा आज शो रहा है उसको हम लोगों ने 2 लाख में बेचा। इसका मतलब यही है। तो इस मतलब से क्या निकलता है, तथ्य मीनिंग क्या निकलता है, ये मीनिंग निकलता है कि 1 लाख का हमको इस ओल्ड मशीन को बेचने से घाटा हुआ। क्लियर है, तो यहाँ क्या क्या बनेगा, यहाँ 3 अकाउंट बनेगा। कौन कौन सा, एक मशीनरी अकाउंट है ना,
दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा जो हमने सेल किया, कुछ भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है तो इसका मतलब कैश सेल हुआ, हम लिख देते हैं इन फॉर ₹2 lakhs इन कैश। ज़्यादा क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम यहाँ लेंगे कौन कौन सा अकाउंट। एक तो मशीनरी अकाउंट हुआ, मशीनरी अकाउंट हुआ। ये क्या है हमारा? एक एसेट है। एसेट में क्या हो रहा है? मशीनरी बिक रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। पैसा हमको कितना मिल रहा है? कैश मिल रहा है। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा क्या है? एक एसेट है। एसेट में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सही है। क्योंकि मशीन बिकेगा तो पैसा हमको 2 लाख आया, लेकिन 3 लाख का मशीन 2 लाख में बिक रहा है, तो बीच में कुछ हुआ। क्या हुआ भाई? लॉस हुआ। लॉस हुआ तो उस अकाउंट को क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब ये क्या है? ये एक हमारा एक्सपेंस की तरह है। लॉस को हम लोग, जितने लॉसेज होते हैं उसको किस श्रेणी में लेते हैं? हम लोग एक्सपेंस के श्रेणी में लेते हैं। ठीक है। नेचर इसका यही हुआ। और इसमें क्या हो रहा है? लॉस में हमारे या एक्सपेंस में हमारे इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। मतलब कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ जनरल में? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख। दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख टू मशीनरी अकाउंट कितना? 3 लाख। 3 लाख का मशीनरी है। 2 लाख हमारा कैश आया, जो बैलेंसिंग फिगर है 1 लाख, ये लॉस हो गया। ये क्या है? हम ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ लॉस। ये ट्रांजैक्शन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। सोल्ड ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹4 lakhs, that machinery या old machinery, that is old machinery of book value of rupees, old machinery of book value of rupees 3 lakh exchanged for new machinery of for rupees 5 lakh and balance amount paid by check। ठीक है। एक पुराना मशीन था जिसका बुक वैल्यू क्या था? 3 लाख। उसका एक्सचेंज किया गया नई मशीन से जिसका वैल्यू था 5 लाख। ऑफ ₹5 लाख, ऑफ ₹5 लाख एंड बैलेंस अमाउंट पेड बाय चेक। और जो बैलेंस अमाउंट था उसको चेक के द्वारा पेमेंट कर दिया गया।
यहाँ भी कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, यहाँ भी 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। 2 बार तो मशीनरी अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक ओल्ड मशीन एक न्यू मशीन, तो मशीनरी अकाउंट एक बार बढ़ेगा, तो मशीनरी अकाउंट होगा, एक बार एसेट होगा और इंक्रीज करेगा नया मशीन तो डेबिट होगा। ठीक है। दूसरा हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बैलेंस अमाउंट का, मतलब 5 लाख के मशीन में 3 लाख का ओल्ड मशीन दे रहे हैं। दूसरा हमारा बैंक अकाउंट होगा, ये भी एक हमारा एसेट है और एसेट में हमारा डिक्रीज कर रहा है तो इसलिए क्रेडिट होगा। तीसरा हमारा फिर ओल्ड मशीनरी, तो ओल्ड मशीनरी अकाउंट ही लिखते हैं, ओल्ड मशीनरी अकाउंट तो कुछ लिखते नहीं हैं, तो फिर मशीनरी अकाउंट होगा। इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस एसेट में, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब न्यू मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट होगा, ब्रैकेट में हम लिख देंगे और अपने समझने के लिए, और बैंक अकाउंट और ओल्ड मशीनरी अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। मशीनरी अकाउंट न्यू डेबिट कितना, 5 लाख टू चेक बैंक अकाउंट टू 2 लाख, 2 लाख का पेमेंट कर रहे हैं टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ होल्ड, ये ज़रूर लिख देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। 3 लाख, ये हमारा जर्नल बना। ठीक है। अब एक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू ₹1 लाख फॉर ₹2 लाख। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ₹2 लाख फॉर ₹3 लाख। पुराना एक फर्नीचर था जिसका बुक वैल्यू 2 लाख था, अभी हम लोगों ने उसको 3 लाख में बेचा, तो यहाँ क्या क्या अकाउंट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट क्या है हमारे लिए, एसेट है। एसेट में क्या हो रहा है, बेच दिया तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट, और 2 लाख में बेच रहा है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ है और किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है, तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश ऑटोमेटिक हो जाता है। कैश अकाउंट एक एसेट है, एसेट में इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन 2 लाख बुक वैल्यू था, 3 लाख में बिक रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इनहेरेंट है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो एक अकाउंट और होगा। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने लिखा है, अब शॉर्ट में लिख देते हैं P&L अकाउंट। ग्रुप क्या होगा, ये रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू में हमारा ऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड गेन भी आते हैं, प्रॉफिट एंड गेन इस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और ये किस ग्रुप के हुए, दैट रेवेन्यू प्रॉफिट एंड गेन आते हैं, और इनमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, तो क्या क्या होगा, इंक्रीज को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज को क्या करते हैं हम, डिक्रीज हो रहा है, इनमें प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं।
रेवेन्यू में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस में इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। लेकिन रेवेन्यू में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अब जनरल क्या क्या बनेगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट होगा और फर्नीचर और पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हमारे पास पैसा आ रहा है, 3 लाख। टू फर्नीचर अकाउंट का बुक वैल्यू क्या था, उतना ही ना पैसा हमारे बुक में लिखा हुआ है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में ज़रूर प्रॉफिट लिख देंगे ताकि चीज़ें स्पष्ट रहें। ये हमारा जर्नल हुआ। एक और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। सोल्ड कंप्यूटर ऑन क्रेडिट टू शशि फॉर ₹1 लाख। सोल्ड कंप्यूटर टू शशि फॉर ₹1 लाख। टू शशि फॉर ₹1 लाख। यहाँ क्या है, सोल्ड कंप्यूटर ऑफिस इक्विपमेंट बिक रहा है, किसको बिक रहा है, शशि को। यहाँ कैश नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ शशि इम्पोर्टेंट है। शशि हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक डेटर हो जाएगा, एक एसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन अकाउंट बनेगा, एक तो बनेगा कंप्यूटर मतलब ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। एसेट में डिक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, शशि अकाउंट। शशि अकाउंट, ठीक है। अगर ये क्या है हमारे लिए, एक एसेट है, एसेट में इंक्रीज कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अब हम जनरल हमारा क्या होगा, जनरल हमारा होगा शशि अकाउंट डेबिट टू कितना, 1 लाख, टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, यही जनरल। सपोज यहाँ शशि का नाम नहीं लिख करके कंप्यूटर सोल्ड कंप्यूटर कुछ भी नहीं लिखा रहता, कुछ भी नहीं लिखा रहता है ना। टू शशि नहीं लिख करके कुछ भी नहीं लिखा रहता, ये नहीं लिखा रहता तो हम क्या समझते, तब हम यहाँ कंप्यूटर अकाउंट नहीं करके बल्कि क्या करते, डेटर अकाउंट, है ना। और यहाँ शशि के बदले क्या देते, डेटर। हालांकि ये नरेशन जब हम बनाएंगे, आप बनाएंगे एग्ज़ाम में, आपने टेस्ट वगैरह में या प्रैक्टिस करेंगे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको सिर्फ यही जो है, जो कॉलम है नरेशन के, जो कॉलम जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में बनाना है और नरेशन सिर्फ लिखना है। ये पर्टिकुलर्स का है, एक डेट आगे लिखना है और डेबिट कॉलम में ये अमाउंट लिखना है, क्रेडिट के कॉलम में ये अमाउंट लिखना है, बस। तो यहाँ हम डेटर अकाउंट लिखेंगे। मैं इसको डेटर अकाउंट पढ़ रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ डेप्टर। ठीक है, डेप्टर लिखा जाता है, डेटर पढ़ा जाता है। तो हम लोग एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, फिफ्थ ट्रांजेक्शन। सोल्ड ओल्ड मशीन फॉर ₹2 लाख, पेड ब्रोकरेज ₹10,000। सोल्ड ओल्ड मशीन नहीं बल्कि मोटर कार, ओल्ड मोटर कार
motor car for rupees 2 lakh to Ram and paid brokerage rupees 10,000। ठीक है। एक पुराना मशीन था जो राम को बेचा गया, दैट मोटर कार था जो राम को बेचा गया, 2 लाख में बेचा गया, लेकिन ब्रोकरेज का हमको 10,000 देना होगा। हमको ब्रोकरेज का 1 लाख रुपी 10,000 रुपीज़ देना होगा। ठीक है। सोल्ड ओल्ड मोटर कार फॉर रुपीज़ 2 lakh टू राम एंड पेड ब्रोकरेज रुपीज़ 10 टू राम इन कैश एंड पेड ब्रोकरेज रुपीज़ 10,000। ठीक है। कैश में बिका राम को। ठीक है। ये क्रेडिट नहीं है, तो यहाँ कौन कौन अकाउंट आ गया? एक तो हो गया व्हीकल अकाउंट, ये क्या हुआ? एसेट हुआ। एसेट में डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। दूसरा क्या अकाउंट हुआ? दूसरा अकाउंट हुआ कैश। दूसरा अकाउंट राम यहाँ रिलेवेंट हो जाएगा क्योंकि कैश हमको मिल रहा है, तो कैश अकाउंट, कैश हमारा क्या हुआ? एसेट। एसेट में इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सीधे सीधे हम लोग कैश को डेबिट करेंगे। 1 lakh टू व्हीकल्स अकाउंट, सॉरी 2 lakh है तो क्या लिखेंगे? 1.9 lakh, 1.9 lakh टू व्हीकल अकाउंट 1.9 lakh। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, जब हम फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसके रिलेटेड जितने कॉस्ट होते हैं उसको उसमें प्लस कर देते हैं। उसी तरह अगर बेचते हैं तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेज हैं बेचने से, उसको उसमें से माइनस कर देते हैं, ताकि हमारा जो गुड्स, जो हमारा मुख्य हमारा काम है, मेन बिजनेस एक्टिविटी है, उससे जो एसेट के सेल और परचेज से संबंधित खर्च हैं उनको अलग किया जा सके। शायद शुरू में मैंने आपको ये बात लिख के नहीं बताई है, ऐसे तो मैंने बताया है लेकिन लिख के नहीं बताई है। दैट इज, हाँ, सेल में मैंने ये चीज़ आपको यहाँ लिख करके नहीं बताई है। ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेज while selling a fixed asset are deducted from the सेल वैल्यू। जितना सेल का वैल्यू है उसमें से उतना घटा करके ही दिखाया जाएगा। तो बिक रहा है यहाँ 2 लाख में, लेकिन 10,000 तो हमने ब्रोकरेज में दे दिया, मिल रहा है हमको 1.9 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 1.9 लाख। ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि एसेट से संबंधित हम लोगों ने हर तरह की, फिक्स एसेट से संबंधित हर तरह की हम लोगों ने एंट्री अभी आज सीख ली।
अब अगले में फिर हम लोग एसेट्स से संबंधित कुछ चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।